हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शाइनी रॉय। वेलकम टू माय चैनल मैथ गिग्स। आज से जो है हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का। आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो पास आ चुके हैं। 9 मार्च को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, तो ये रिवीजन वीडियोस जो होंगे उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, जो सामने बोर्ड देंगे और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेकिन एक क्विक रिविजन चाहते हैं थ्योरी का विद सम क्वेश्चंस। तो ये पूरे महीने में जो है हम पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस जो है वो क्लास 11 में भी हम पढ़ चुके हैं और क्लास 12 में भी हमारे सिलेबस में है। क्लास 11 में जो हमने पढ़ा था वो सीखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कौन से हैं, रिलेशंस कौन से हैं, फंक्शंस क्या है। और अभी जो क्लास 12 में हमारे सिलेबस में है वो है कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में जाने से पहले हम एक क्विक रिकॉल करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था और रिलेशंस क्या था, क्योंकि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें याद नहीं है, रिलेशन हमको याद नहीं है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए एक क्विक रिकॉल करते हैं कि क्या था कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या था रिलेशंस, क्या थे फंक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम दो सेट लेते हैं, दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जिसको हम कैसे डिनोट करते थे, ए क्रॉस बी लिख के डिनोट करते थे। उसको हम ए क्रॉस बी लिख के डिनोट करते थे। ओके, तो अभी ए क्रॉस बी में कैसे टाइप के एलिमेंट्स थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। ऑर्डर्ड पेयर थे मतलब ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स थे, जहाँ पर ये ए जो है वो कहाँ से आ रहा होता है, जो पहला सेट हमने लिया है नॉन एंटी सेट कैपिटल ए, उससे आ रहा होता है। और ये बी कहाँ से आ रहा होता है, जो हमने नॉन एम्प्टी सेट बी लिया है उस बी से आ रहा होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी से हम डिनोट करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो पहले वाले सेट से आ रहा होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं वो सेकेंड वाले सेट से आ रहा होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, सपोज़ आपके पास दो शर्ट हैं और आपके पास 3 पैंट्स हैं। तो ये हमारे पास दो सेट्स हो गए, एक शर्ट का सेट, एक पैंट का सेट। तो सपोज़ ये शर्ट का सेट हमारे पास ये ए है और ये पैंट्स का सेट हमारे पास बी है। तो दो कलर के शर्ट्स हमारे पास है, तो एक वाइट कलर का ले लिया और एक शर्ट का हमने ले लिया रेड कलर का। और 3 कलर के हमारे पास पेन्स हैं, तो पेन्स हमारे पास ले लिया हमने, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक ले लिया हमने ब्राउन। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2 कलर के शर्ट हो गए और 3 कलर के पेन्स हो गए, आप कितने वे में बदल बदल के इनको पेयर कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर जो है, आंसर है हम 6 वेज में इनको बदल बदल के पेयर कर सकते हैं। तो कैसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास पहले हम जो है वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेन पहन सकते हैं। वाइट शर्ट के साथ हमने ब्लैक पेन पहन लिया। नेक्स्ट हम वाइट शर्ट के साथ क्या किया, हमने ब्लू पेन पहन लिया। नेक्स्ट हमने वाइट शर्ट के साथ क्या, ब्राउन पेन पहन लिया। तो 3 वेज तो यहाँ पर हो गए हमारे पास कि 3 वे में हम बदल बदल के पहन सकते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, रेड शर्ट के साथ आप ब्लैक पेन पहन सकते हो। नेक्स्ट रेड शर्ट के साथ ही आप ब्राउन पेन पहन लोगे और नेक्स्ट रेड शर्ट के साथ आप ब्लू पेन भी पहन लोगे। तो यहाँ पर हमारे पास और 3 वे मिल गए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास 6 तरीके हो गए इनको अदल बदल के पहनने के लिए। तो ये एक्चुअली में हमारे पास क्या है, ये जो शर्ट है और ये पेन का सेट है, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसको हमने ए सेट लिया था, इसको हमने बी सेट लिया था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया ऑफ द सेट ए एंड बी। ओके, तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए कार्टेशियन प्रोडक्ट में, टोटल 6 एलिमेंट्स आए हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आए, हमारे पास 6 एलिमेंट्स आए हैं। हमारे पास
ए में कितने एलिमेंट थे टोटल, हमारे पास ए में टोटल एलिमेंट थे 2, हमारे पास टोटल एलिमेंट बी में क्या थे 3 थे, तो हमारे पास ए क्रॉस बी में कितने आ गए 6 आ गए, जो कि हमारे पास क्या है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही है। 2 × 3 6 होता है। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है एक सेट ही होता है, उस सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं वो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो 2 सेट आप ले रहे हो नॉन एम्प्टी सेट, उन दोनों का जितने एलिमेंट्स उन सेट्स में हैं उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही होगा हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर सपोज़ हम इन जनरल अगर ए सेट में हमारे पास m एलिमेंट्स हुए और हमारे पास b सेट में अगर n एलिमेंट्स हुए, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट है हमारे पास उस सेट में हमारे पास m × n एलिमेंट्स होंगे, m × n एलिमेंट्स होंगे। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी रिलेशन क्या है, रिलेशन एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी क्या था, दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट था ए क्रॉस बी। अभी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास हैं। अभी उस एलिमेंट से हम जितने भी सबसेट्स बना सकते हैं वो एक एक सबसेट क्या होंगे, एक एक रिलेशन होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे 6 एलिमेंट्स थे, तो टोटल हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं इस ए क्रॉस बी से, तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 11 में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर हो जाएंगे 2⁻⁶। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमारे पास हो जाएंगे 2⁻⁶। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या था, इन जनरल हमने क्या लिया था, ए में m एलिमेंट्स हैं, बी में क्या है n एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में क्या होंगे mn एलिमेंट्स होंगे। तो अगर mn एलिमेंट्स को लेकर आप कितने सबसेट्स बना सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास हो जाएंगे 2⁻mn। ये एक्चुअली क्लास 11 में हमने कौन से कॉन्सेप्ट से आया था, पावर सेट के कॉन्सेप्ट से आया था। फिलहाल पावर सेट का तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हम पढ़ लेते हैं वो चीज़, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2⁻mn हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जितने हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उतने ही हमारे पास क्या मिलेंगे, रिलेशंस मिलेंगे। क्योंकि रिलेशन क्या है, एक्चुअली रिलेशन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो अगर आपको गिवन है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास अगर सपोज़ आपको बोला गया है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके पास mn एलिमेंट्स हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने मिलेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है 2⁻mn मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो है आपको कितने मिलेंगे, 2⁻mn मिलेंगे। तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन हमारे पास एक सबसेट है। किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट है। रिलेशन कहाँ से कहाँ जा रहा है आपके यहाँ पे, एक नॉन एम्प्टी सेट ए से एक नॉन एम्प्टी सेट बी में जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों ही बोथ एक ही सेट हुआ, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए। हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन ऑन ए। इसका मतलब क्या है, रिलेशन ऑन ए का मतलब कि जो ये रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। ए क्रॉस ए का सबसेट है। रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या है, जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट ए तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे अगर रिलेशन ऑन ए है तो नंबर, सपोज आपके पास गिवन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए आपके पास कितने हो जाएंगे, m × m, मतलब क्या हो जाएंगे, m²। तो आप क्या बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास क्या मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपके पास आ जाएंगे 2⁻m²। ओके, क्लियर है।
तो ऐसे हम जो है तो आपको गिवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस आप बता सकते हो। तो रिलेशन सेट को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कैसे टाइप के एलिमेंट रहते हैं, ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट रहते हैं। तो ये क्योंकि उसी का सबसेट है तो इसमें भी कैसे टाइप के एलिमेंट रहेंगे, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे, जहाँ पर ए कहाँ किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, और बी जो है वो किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी सेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पर रिलेशन हमें लिखने के बाद जितने भी हमको ऑर्डर पेयर मिलेंगे, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उनका अगर आप सेट निकालोगे, वो सेट को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑल द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर। तो डोमेन क्या है हमारे पास, जितने भी ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे रिलेशन में, उनके जो पहले एलिमेंट्स होंगे, जो पहले एलिमेंट्स होंगे, उन जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका सेट आप अगर अलग से ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं डोमेन। अगर सेकंड एलिमेंट का सेट आप लोगे तो उसको हम क्या बोलते थे, रेंज बोलते थे। और अगर रिलेशन ए टू बी में जा रहा है तो पूरा सेट जो बी है उसको हम क्या बोलते थे, कोडोमेन। तो ये आप आई होप आप लोगों को याद है, हमने क्लास 11 में पढ़ा था डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो अभी जैसे एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के सीबीएसई क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स में भी आया था। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक रिलेशन है इन द सेट n, इन द सेट n मतलब नेचुरल नंबर, गिवन बाई r। आर मतलब हमें रिलेशन जो गिवन है, रिलेशन क्या है, रिलेशन में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स हैं, जहाँ पर ए क्या है, बी माइनस टू है, ए क्या है, बी माइनस टू है, और बी ग्रेटर देन 6 है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कौन सा जो है रिलेशन में बिलोंग करता है। तो पहले एक चीज़ देख लेते हैं, अगर रिलेशन में हमको क्या पता है, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं। तो रिलेशन में हमारे पास ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं, तो ये एक क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है। ओके, तो सपोज 1,2 जो है 1,2 जो है ये रिलेशन में है, तो आप क्या बोलोगे कि 1,2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर। या फिर कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1 रिलेटेड टू 2, इसका मतलब भी सेम है। 1 रिलेटेड टू 2 मतलब 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, मतलब 1,2 जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम ही है। तो ये क्वेश्चन में जो है हमको क्या बोला है कि कौन सा ऑर्डर पेयर जो है ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो 8,7, तो 8,7 क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। यहाँ पर रिलेशन में हमारे पास कंडीशन क्या है आप चेक करिए एक बार, ए क्या है, b माइनस 2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 7, तो यहाँ पर a हमको क्या होना पड़ेगा, b माइनस 2 होना पड़ेगा, मतलब 7 माइनस 2 होना पड़ेगा, मतलब 5 होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 8,7 है, तो ये तो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्या 6,8 करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास b क्या है 8 है, तो यहाँ पर a हमारे पास क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 जो कि है 6, a हमारे पास क्या है 6, तो 6,8 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। क्या 3,8 रिलेशन में बिलोंग करेगा, यहाँ पर b हमारे पास क्या है 8 है, तो a हमारे पास क्या होना चाहिए 8 माइनस 2 हमारे पास 6 होना चाहिए, जो कि ये हमारे पास बिलोंग कर रहा था। लेकिन 3,8 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा। क्या 2,4 बिलोंग करेगा, यहाँ पर देखिए b हमारे पास क्या है 4 है, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, तो 2,4 तो हमारे यहाँ पर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हमारा जो रिलेशन है उसमें एक्स्ट्रा कंडीशन हमको क्या गिवन है कि b ग्रेटर देन 6 होना पड़ेगा। यहाँ पर b हमारे पास क्या है 4 है, तो ये भी जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो ओनली हमारे पास कौन सा बिलोंग कर रहा है 6,8 जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। मतलब इसको आप 6 रिलेटेड टू 8 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि 6,8 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारे पास क्या क्या है, एम्प्टी रिलेशन,
यूनिवर्सल रिलेशन, एक रिलेशन अगर आपने ले लिया कि ए टू ए तक जा रहा है, मतलब रिलेशन ऑन ए आपने डिफाइन कर दिया, तो ये रिलेशन एक्चुअली किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस ए का ही सबसेट होता है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन अगर ये होगा, अगर ये एम्प्टी रिलेशन होगा तो इस रिलेशन को क्या होना पड़ेगा? फाई होना पड़ेगा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। और यूनिवर्सल रिलेशन अगर होगा तो ये रिलेशन किसके इक्वल होगा? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा मतलब हाईएस्ट कितना तक उस रिलेशन में आ सकता है, कितने ऑर्डर पेयर उसके रिलेशन में आ सकते हैं। तो ये रिलेशन किसका सबसेट है? ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ए क्रॉस ए का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा सबसेट कौन सा है? वो खुद ही है। ए क्रॉस ए वो खुद का सबसे लार्जेस्ट सबसेट है। तो ये रिलेशन क्या हो सकता है? यूनिवर्सल रिलेशन, जब वो रिलेशन पूरा होल ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। अगर वो रिलेशन एम्प्टी हुआ तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। तो सिंपल है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ ए। मतलब इस रिलेशन में जो है ए का कोई भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर मौजूद ही नहीं है, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी रिलेशन हो गया। और ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू ईच एलिमेंट्स ऑफ ए। हर एक एलिमेंट ए के ही एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा तो कौन सा सेट आ जाएगा? ए क्रॉस ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही आ जाएगा। यही तो था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब वो पूरा होल सेट ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएगा तब। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ए सेट है, ए सेट में हमारे पास 1 2 3 सपोज 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ए क्रॉस ए में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? टोटल 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास क्लियर है। अभी हम जो है दो रिलेशन लेते हैं, R1 और R2, ठीक है। आपको अभी चेक करके बताना है कि कौन सा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा या क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम एक रिलेशन R1 ले रहे हैं जिसमें क्या है? A, B टाइप के एलिमेंट्स रहेंगे ऑब्वियसली, जहाँ पर हम एक कंडीशन गिवन देते हैं कि A माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 10 होगा, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 लिख दो। a माइनस बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 होगा। और एक R2 एक रिलेशन लेते हैं, वहाँ पर हम क्या लेते हैं? a, b टाइप के एलिमेंट्स होंगे ऑब्वियसली, जहाँ पर मॉड ऑफ a माइनस बी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अभी देखो R1 में कौन से एलिमेंट आएंगे? ए क्रॉस ए में कैसे टाइप के एलिमेंट्स आएंगे? यहाँ पर a 2 बार लिख लो, 1 2 3, और 9 एलिमेंट्स आएंगे तो कैसे आएंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, हो गया 9 एलिमेंट्स। तो कौन से एलिमेंट्स को लेके ये सबसेट होगा? कौन से एलिमेंट को लेके ये सबसेट जो है R1 होगा? R1 में हमारे पास कंडीशन क्या है कि A लीजिए और B लीजिए दोनों सेट से, और उसका जो सब्ट्रैक्शन होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 10 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 10 ग्रेटर देन 10 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 10 हमारे पास कैसे होगा? ग्रेटर देन 10 क्योंकि 1, 2, 3 है, 1, 2, 3 है। हाईएस्ट आप 1, 3 ले लो तो 1 माइनस 3 जो भी होगा या 3 माइनस 1 जो भी होगा आपके पास क्या आएगा? हाईएस्ट 2 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा आपके पास नहीं आएगा। कभी भी सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 10 नहीं आएगा। कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लो ए क्रॉस ए से, कोई भी ऑर्डर पेयर आप ले लो ए क्रॉस ए से, आपके पास कभी नहीं आएगा कि a माइनस बी आने के बाद ग्रेटर देन 10 आ रहा हो। तो ये R1 जो है वो R1 में क्या होगा? R1 में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब R1 क्या है? 5 है। तो इसका मतलब क्या है? R1 एक एम्प्टी रिलेशन है। और R2 में क्या क्या आएगा? देखिए a क्रॉस a से आप कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, सपोज 1, 1,
या फिर आप ले लीजिए 1,3, उसका माइनस करना है, एक दूसरे से माइनस करके उसका मॉड लेना है, तो 1 - 1 करो तो भी आपके पास क्या आ जाएगा 0, 1 - 3 करो तब भी आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ऑलवेज आप अगर मॉड ऑफ a - b करोगे, ऑलवेज वो क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो R2 में जो है a क्रॉस a के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर R2 किसके इक्वल हो जाएगा, a क्रॉस a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर R2 हमारे पास क्या आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन ऑफ दिस चैप्टर। क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ a, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। मतलब सपोज a आपके पास 1, 2, 3 है। ओके, तो अभी आपके पास क्या हो जाएगा, कोई भी रिलेशन R आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा, 1 से ही रिलेट करना पड़ेगा, 1,1 इस रिलेशन में रहना पड़ेगा, 2,2 इस रिलेशन में रहना पड़ेगा, 3,3 इस रिलेशन में रहना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी रह सकते हैं। सपोज 1,2 ले लो या 2,3 ले लो, ठीक है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ कंडीशन क्या है, हमको चेक करना है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है उस रिलेशन में तो फिर वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे चेक करेंगे, हमें अगर ए के बारे में पता हो तो उस रिलेशन में देखेंगे कि ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है कि नहीं। मतलब जैसे यहाँ पर ए क्या है, 1,2,3 है, तो हम चेक करेंगे कि वो रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3 है कि नहीं। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, अगर वो रिलेशन में आपके पास a, b ऑर्डर पेयर है तो आपको तुरंत चेक करना है कि b, a भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, अगर होगा तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कि a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में है कि नहीं। तो यहाँ पर सपोज हमने दो रिलेशन ले लिया R1 और R2। एक रिलेशन है हमारे पास 1,1, 1,2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2,1, और R2 में हमारे पास है 1,2, 1,3 और 3,1। ओके, तो यहाँ से आप चेक करके बताइए कि कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन है, कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो पहला रिलेशन आपको गिवन है 1,1, इसको a, b अगर ये हो तो इसको पलटेंगे तो b, a भी 1,1 होगा, ये है ऑलरेडी। 1,2, तो 1,2 यहाँ पे है तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2,1, तो 2,1 भी ऑलरेडी सेट में है, रिलेशन में है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। लेकिन R2 जो गिवन है देखिए 1,2 यहाँ पे है तो तुरंत आप क्या चेक करोगे कि 2,1 है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई 2,1 नहीं है। 1,3 है, 3,1 है, परफेक्ट, लेकिन 1,2 है लेकिन 2,1 तो नहीं है। तो अगर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी ट्रांजिटिव रिलेशन में ध्यान देने वाली एक बात है, क्या है कि हमारे पास रिलेशन में ये दोनों होना चाहिए, a, b और b, c होना चाहिए, तभी हम चेक करेंगे कि a, c है कि नहीं। अगर a, b और b, c दोनों है रिलेशन में तो फिर हम क्या चेक करेंगे कि b, c है कि नहीं, a, c है कि नहीं। तो a, b से एंड हो रहा है तो हम चेक करेंगे कि b से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है कि नहीं। अगर हमें मिल गया b से शुरू होने वाला एलिमेंट तब जाके हम चेक करेंगे कि इन दोनों से a, c वाला एलिमेंट भी रिलेशन में है कि नहीं। अगर रिलेशन में होगा तो फिर वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर रिलेशन में नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा।
लेकिन इसमें एक बात क्या है जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर सपोज़ रिलेशन में A, B है और B, C है ही नहीं, मतलब B से एंड हो रहा है लेकिन B से शुरू होने वाला कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तब वो बच्चा क्या बोल देता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। वो क्या बोल देता है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको चेक करना है, हमको जब B, C उस रिलेशन में रहेगा तब जाके हमको चेक करना है कि A, C है कि नहीं। अगर B, C है ही नहीं रिलेशन में तो हमें चेक करने का ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, डायरेक्ट बोल सकते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल क्या है, हमारे एक्सरसाइज 1.1 में ही, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन में ही लास्ट पार्ट में एक है रिलेशन, हमारे एक लास्ट पार्ट में ही हमारे पास है। तो उसमें हमारे पास क्या था, एक रिलेशन गिवन था x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, ये हमारे पास रिलेशन गिवन था। और हमको बोला गया था कि चेक करो कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो एनसीईआरटी में तो आंसर सही दे के रखा है, एनसीईआरटी में आंसर सही, बिल्कुल सही दे के रखा है, लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ट्रांजिटिव रिलेशन का सही से डेफिनेशन नहीं पता। क्यों कि यहाँ पर क्या गिवन है कि x इज़ वाइफ ऑफ y, ठीक है, x इज़ वाइफ ऑफ y। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या देखना है, x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि x इज़ वाइफ ऑफ y, ओके, वाइफ ऑफ y, ये हमें पता है। अभी y, z, सपोज ये y से एंड हो रहा है तो हम क्या ढूंढेंगे कि y से शुरू होने वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में है कि नहीं। तो अभी y, z क्या रिलेशन में रह सकता है, क्योंकि x y का वाइफ है, तो y तो किसी का वाइफ नहीं हो सकता ना, वो हस्बैंड हो सकता है किसी का, लेकिन वाइफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर y क्या वाइफ हो सकता है z का, y z का कभी वाइफ हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो y, z तो रिलेशन में बिलोंग करेगा ही नहीं। अगर करेगा ही नहीं तो हमको तो ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं है कि x, z रिलेशन में है कि नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम क्या बोल देंगे कि द रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। अगर y, z भी रिलेशन में बिलोंग करता तो हम देखते, फर्दर चेक करते कि x, z भी हो रहा है, मतलब रिलेशन में आ रहा है कि नहीं। तब अगर नहीं आता तो हम बोलते कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। लेकिन क्योंकि y, z है ही नहीं रिलेशन में तो हमको फर्दर चेक क्या करना है, हम तो कुछ भी चेक नहीं करना है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और सरप्राइजिंगली जो कुछ यूट्यूब चैनल हैं, कुछ टीचर्स हैं जो इसको नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन करके पढ़ाते हैं, तो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो है एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अगर आप ट्रांजिटिव रिलेशन का अच्छे से डेफिनेशन समझोगे तो ये आराम से आप लोग क्वेश्चन करके आ जाओगे, ठीक है, बोर्ड में। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या, खुद से रिलेट होना पड़ेगा। तो x जो है वो रिलेशन में बिलोंग करना पड़ेगा। तो x, x मतलब क्या है, x इज़ वाइफ ऑफ x, खुद का खुद वाइफ, तो वो हो नहीं सकता। तो ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमिलरली सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सिमेट्रिक के लिए आपको क्या चेक करना है, x, y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो आपको चेक करना है कि y, x रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं। तो x इज़ वाइफ ऑफ y, लेकिन y इज़ नॉट वाइफ ऑफ x, ठीक है। ये तो होगा नहीं कि x, y भी R में है तो y, x भी R में होगा, वो तो नहीं होगा। तो फिर y को भी x का वाइफ होना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, तो वो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव रिलेशन है, ओके। तो आप लोगों के बोर्ड में एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, तो आप लोग के अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो ये भी आप अच्छे से आंसर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या गिवन है, ए सेट गिवन है जिसमें 2 एलिमेंट्स है 3, 5। तो आपको क्या बोला गया है, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए। तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन होंगे ऑन ए मतलब A क्रॉस A,
का सबसेट होगा वो रिलेशन, और कितने रिलेशन निकाल पाओगे ए क्रॉस ए का जो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, अभी ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 2 एलिमेंट्स हैं, 2 × 2 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो एलिमेंट्स पहले हम लिख लेते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 3, 3, 5, देन आएगा 5, 3, देन आएगा 5, 5, 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ता है, खुद से खुद रिलेट होना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस रिलेशन में 3 से रिलेट होना पड़ेगा, 5 से रिलेट होना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट 3, 3 और 5, जो है वो रिलेशन में रहना चाहिए। अगर वो रहेगा तो हम क्या बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो पहला जो सबसेट आप बनाओगे इससे 4 एलिमेंट से, आप कौन सा सबसेट होगा, सबसे बेसिक सबसेट कौन सा होगा, 3, 3 लिख लीजिए, यहाँ से 3, 3 और यहाँ से 5, 5 लिख लीजिए। तो ये सबसे बेसिक एक सबसेट हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। R2 दूसरा आप रिलेशन क्या लिखोगे, 3, 3 और 5, तो आपके रिलेशन में रहना ही चाहिए, और एक्स्ट्रा आप एक एलिमेंट लिख लो 3, 5। ये एक रिलेशन हो गया, ये भी हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट आपने यहाँ पर 3, 5 लिखा था। अभी सबसे और एक कौन सा एलिमेंट बचा है हमारे पास, कौन सा ऑर्डर पेयर बचा है, 5, 3 बचा है, 5, 3 लिख लीजिए। ये हमारे पास आ गया तीसरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और चौथा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, ये पूरा सेट जो ए क्रॉस ए का सेट है वो भी होगा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि यहाँ पर भी 3, 3 है, 5, है, और एक्स्ट्रा जो भी रहे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो टोटल हम जो है इससे एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते, क्योंकि टोटल 4 ही एलिमेंट है, इससे एक्स्ट्रा तो नहीं लिख सकते। तो टोटल हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ गए, हमारे पास आ गए 1, 2, 3 और 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज 4। ओके, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने सीख लिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन हमने सीख लिया। अभी हमारे पास आ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, वो रिलेशन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, मतलब तीनों होने पड़ेंगे। तीनों रिलेशन के जो सेट मतलब जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेटिस्फाई होने पड़ेंगे, उसके बाद वो रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो वो रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा, ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हमने ले लिया एक सेट L, ठीक है, L, इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल लाइंस। ये क्या है, ये जो L सेट है वो L सेट हमारे पास क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल लाइंस आ गया, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस लिख लो। ठीक है, ऑल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, हमने एक रिलेशन ले लिया R1 हमने क्या रिलेशन लिया, इसमें क्या है, R1 में क्या आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे, L1, L2, 2 लाइन आ गए, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और हमने एक रिलेशन ले लिया L1, L2 सच दैट जो पहला लाइन है वो दूसरी लाइन के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, हमने 2 रिलेशन ले लिए। अभी आप चेक करो कि R1 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, R2 क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो चेक करते हैं, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होना होगा तो तीनों सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तीनों सेटिस्फाई होने पड़ेंगे तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम पहले R2 को देखते हैं। R2 में आप पहले चेक करो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करो। रिफ्लेक्सिव में क्या होना पड़ता है, खुद से खुद रिलेट होना पड़ता है। ठीक है, तो क्या L1, L1 R2 में रहेगा। एक लाइन है, वो लाइन खुद के साथ खुद क्या होता है, पैरेलल होता है। ये तो ट्रू है, ये हमें पता है। वो लाइन खुद के ऊपर खुद कोइंसाइड होता है। फर्दर आप क्या बोल सकते हो कि वो लाइन खुद के साथ खुद पैरेलल भी होता है, ये बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, L1 पैरेलल टू L1 मतलब L1, L1 जो है वो R2 में बिलोंग करता है। तो हर लाइन बिलोंग करेगा R2 में, क्योंकि हर लाइन खुद के साथ खुद पैरेलल है। तो ये R2 जो है वो क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं,
चेक करो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। सिमेट्रिक होने के लिए आपको गिवन है पहले L1, L2 जो है वो R2 में मौजूद है। इसका मतलब क्या है, L1 जो है L2 के साथ पैरेलल है, तो L1 लाइन जो है वो L2 के साथ पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, उल्टा करके बोलो, बात एक ही है। L2 लाइन L1 के साथ पैरेलल है, बात तो सेम ही है, L2 इज पैरेलल टू L1। इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो कि L2, L1 भी क्या है, R2 में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन R2 है वो सिमेट्रिक भी है। अगर L1 पैरेलल टू L2 हुआ तो L2 भी पैरेलल टू L1 होगा। अभी ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं ये रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए सपोज आपको गिवन है कि L1, L2 भी R2 में गिवन है और L2 से शुरू होने वाला और एक पेयर भी R2 में गिवन है, ठीक है। तो L1, L2 R2 में गिवन है, मतलब क्या है, L1 जो है पैरेलल है L2 के साथ। L2, L3 R2 में गिवन है, मतलब R2 में बिलोंग करता है, मतलब क्या है, L2 जो है वो L3 के साथ पैरेलल है। तो L1 L2 के साथ पैरेलल है, L1 L2 के साथ पैरेलल है, और L2 जो है वो L3 के साथ पैरेलल है। तो L1 भी L3 के साथ पैरेलल हुआ ना, तो L1 भी क्या हो जाएगा, L3 के साथ पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, L1, L3 भी R2 में बिलोंग करेगा। मतलब ये रिलेशन जो है वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो हमें जो गिवन R2 से R2 रिलेशन है, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ये रिलेशन हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अभी चेक करो R1 इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, R1 होगा कि नहीं। अभी R1 हमारे पास क्या है, L1 जो है L2 के साथ परपेंडिकुलर है, तो L1, L1 रहेगा कि नहीं इस सेट में। L1, L1 कैसे रहेगा, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के ऊपर खुद परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता, पैरेलल हो सकता है। तो L1, L1 जो है R1 में कभी बिलोंग नहीं करेगा, कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, जी हाँ सिमेट्रिक होगा, क्योंकि L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उल्टा भी बोल सकते हो आप, L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। सपोज ये L1 लाइन हुआ, ये आपके पास L2 लाइन हुआ, तो L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री हुआ। तो इसका मतलब क्या है, L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिख सकते हो, L1 अगर L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये सिमेट्रिक तो हुआ। अभी ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, ये जो है रिलेशन हमारे पास, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको पहले गिवन है, सपोज कि हमें क्या गिवन है कि L1, L2 जो है वो R1 में बिलोंग कर रहा है और L2, L3 भी R1 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, L1 जो है वो L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है और L2, L3 R1 में बिलोंग कर रहा है। मतलब क्या है, L2 जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री, और L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री। तो L1 हमारे पास कौन सा हुआ, L1 हमारे पास हो गया ये वाला लाइन, और L3 हमारे पास क्या हो गया, ये वाला लाइन। तो L1 और L3 क्या हो गया, L1 और L3 एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गए, परपेंडिकुलर कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो L1 और L3 तो कभी भी रिलेशन में बिलोंग करेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये बस क्या हो गया, बस सिमेट्रिक हुआ, लेकिन नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव हुआ। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर R2 हमारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके इक्विवेलेंस रिलेशन का। आपको यहाँ पर क्या चेक करना पड़ेगा कि एक रिलेशन गिवन है, किसके ऊपर गिवन है, Z के ऊपर गिवन है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर गिवन है। तो ये रिलेशन किसका सबसेट होगा, सबसेट होगा Z क्रॉस Z का सबसेट होगा। ओके, आपको रिलेशन क्या गिवन है कि A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। तो रिलेशन आपको क्या गिवन है, रिलेशन आपको गिवन है, उसमें कैसे टाइप के ऑर्डर पेयर्स हैं, जब A माइनस B को पहला एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से माइनस करो और वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आप इसको घुमा के ये भी लिख सकते हो कि A, B सच दैट
a माइनस बी जो है वो कोई 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल होगा तभी तो वो 2 से डिविजिबल भी होगा, जहाँ पर m क्या है, z से, इंटीजर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम, इसका मतलब क्या है, 2 इंटू एम मतलब 2 इंटू एम ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। तो इसको घुमा के आप क्या लिख सकते हो कि a माइनस बी इक्वल्स टू 2m होगा। ओके, a माइनस बी जो है वो 2m होगा। तो अभी चेक करो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहला हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा कि नहीं, a माइनस ए अगर करोगे वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू ज़ीरो लिख सकते हो। तो 2 इंटू ज़ीरो क्या हो गया, 2 से डिविजिबल हो गया। तो क्या हो गया, a माइनस ए हमेशा क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो a, हमेशा क्या होगा, R में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं। a, b आपके पास रिलेशन में गिवन है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी जो है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा तभी तो डिविजिबल होगा, तो 2m होगा। यहाँ से आप माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, माइनस से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड, तो आपके पास क्या आ गया, b माइनस ए इक्वल्स टू -2m। -2m को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू -m, -m भी कोई इंटीजर ही हुआ। तो -2 इंटू -m मतलब क्या है, b माइनस ए भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, b, a भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो a, b हमारे पास रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, अभी हमने प्रूफ कर दिया b, a भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। लास्ट हमारे पास क्या बचा, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। ये क्या हो गया, हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ये चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमको पहले तो गिवन होना चाहिए कि चेक करने के लिए कि a, b बिलोंग्स टू r है और b, c भी बिलोंग्स टू r है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है a, c जो है वो रिलेशन में बिलोंग करेगा। तो a, b रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, a माइनस b जो है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर b माइनस बी, c रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है, b माइनस सी कोई 2 का मल्टीपल होगा। अभी आपको क्या चेक करना है कि a, c जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो आपको क्या निकालना है कि a माइनस सी जो है वो कोई 2 का मल्टीपल होगा, तब आप बोल सकते हो कि a, c रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो a माइनस सी आपके पास क्या हो जाएगा, आप कैसे लिख सकते हो इसको, एक माइनस भी लिख लो, यहाँ पर एक प्लस भी लिख लो, माइनस सी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस यहाँ पर क्या हो गया, b माइनस सी। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2m प्लस यहाँ पर क्या आ गया 2n। तो यहाँ से एक 2 कॉमन ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगा m प्लस n। तो m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, m प्लस n भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा। तो 2 इंटू सम इंटीजर, तो इस डिविजिबल बाई 2। तो a माइनस सी भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि a, c जो है वो भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो a, b भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, b, c भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, e, c भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो ये जो रिलेशन हमको गिवन है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गए। मतलब ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो प्रूफ कर दिया हमने कि ये रिलेशन जो है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, सो इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद नेक्स्ट जो है हमारा है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो अभी सपोज एक रिलेशन हमने ले लिया ऑन ए सेट ए, मतलब क्या है, आर सच दैट ए टू ए। तो रिलेशन क्या है, ऑन ए सेट ए, मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से ए तक जा रहा है। तो अभी अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों हो जाते हैं तब क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। और जब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, ये जो ए सेट है इस सेट को पार्टीशन करता है। किस में पार्टीशन करता है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स में पार्टीशन करता है। क्योंकि ये एक सेट है,
ए एक सेट है, तो ए सेट को ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसेट्स ही तो मिलेंगे, ठीक है। ए को आप ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसेट्स मिलेंगे। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या करता है, ए सेट को पेयरवाइज डिसजॉइंट सबसेट में ब्रेक करता है। तो सपोज हमने ले लिया कि यहाँ पर n पेयरवाइज डिसजॉइंट सबसेट्स में जो है ब्रेक हुआ है, मतलब a1 a2 डॉट 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 an में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पेयरवाइज डिसजॉइंट मतलब क्या है, कोई भी दो आप ले लो, कोई भी दो सबसेट ले लो, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, हमेशा 5 होगा। इसका मतलब ही क्या है, पेयरवाइज डिसजॉइंट सबसेट्स है। और इन सब का यूनियन ले लो, इन सब का यूनियन लोगे तो आपके पास वापस क्या आ जाएगा, वापस आपके पास जो है ए सेट आ जाएगा, क्योंकि ए सेट को पार्टीशन करके ये सारे सबसेट्स मिले हैं, तो इनके यूनियन क्या हो जाएंगे, पूरा ए सेट हो जाएगा। तब ये हर एक जो डिसजॉइंट सबसेट्स है आपके पास, ये जो सबसेट्स है a1 a2 डॉट 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 an, हर एक सबसेट क्या है, एक एक इक्विवेलेंस क्लास है। हर एक सबसेट क्या है, एक एक इक्विवेलेंस क्लास है। यहाँ पर यही लिखा गया है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइंस ऑन ए सेट ए पार्टीशन द सेट ए into pairwise disjoint subsets. These subsets are called equivalence classes. Okay, determined by the relation R. अभी ए सेट को पार्टीशन करता है ना, तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। तो ए में अगर सपोज n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट के रेस्पेक्टिव आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो, ठीक है। अभी इक्विवेलेंस क्लास आपके पास सब एलिमेंट के रेस्पेक्ट में आएंगे, लेकिन कुछ इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कुछ इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा क्या, डिस्टिंक्ट हो जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब डिसजॉइंट होगा, ठीक है। तो यही हमारा पहला वाला नोट है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ए देयर इज़ एन इक्विवेलेंस क्लास, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप एक इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, ये है इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन। तो ए में अगर एक स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल ए सेट में अगर एक स्मॉल ए एलिमेंट है, तो स्मॉल ए एलिमेंट का आप इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंस क्लास को जो है ऐसे डिनोट किया जाता है, थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिनोट किया जाता है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट ए इक्वल्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू ए के वो सारे एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेट करते होंगे। x कॉमा ए बिलोंग्स टू ए मतलब मैंने पहले भी पढ़ा है रिलेशन के टाइम कि x कॉमा ए बिलोंग्स टू ए आर लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, x रिलेटेड टू ए लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो ए के इक्विवेलेंस क्लास है उसमें कौन से एलिमेंट रहेंगे, ए के ही दूसरे एलिमेंट रहेंगे, सेट ए के ही दूसरे एलिमेंट रहेंगे, जो एलिमेंट्स जिसका आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो उसके साथ रिलेट कर रहा होता है, ठीक है। आगे जाके जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब ये जो डेफिनेशन है हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा नोट तो हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। सेकेंड हमारा इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, मतलब हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्टिव तो आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल लोगे, लेकिन हर एक इक्विवेलेंस क्लास डिसजॉइंट नहीं होगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कि एक इक्विवेलेंस क्लास में, दो इक्विवेलेंस क्लास में बस एक ही एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। अगर कॉमन आएगा तो पूरा पूरा सेट कॉमन आ जाएगा, मतलब सेम टू सेम हो जाएगा, और आइदर क्या होगा, पूरा पूरा डिसजॉइंट होगा, मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा। तो ये जो दोनों नोट है आगे जाके हमारा क्लियर हो जाएगा, अभी जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास का डेफिनेशन आई होप आप लोगों को क्लियर है। ये जो कैसे निकालते हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हमने एक एग्जाम्पल किया था जो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं वो देखने के लिए, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं देखने के लिए वो हमने रिलेशन किसके ऊपर डिफाइन किया था, हमने रिलेशन आर लिया था ऑन इंटीजर्स, ठीक है, ऑन इंटीजर्स हमने रिलेशन आर लिया था, और आर हमारे पास क्या था, a कॉमा बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ये हमारे पास था, ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन था। ये हमने क्या लिखा था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास है कि
जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा, कोई 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा इसका मतलब क्या है, तभी तो 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करेगा 2। a माइनस बी को 2 डिवाइड करता है, मतलब क्या है, a माइनस बी कोई 2 का मल्टीपल है। तो हमने ऐसे करके इसको, अभी हमने जस्ट रिसेंटली देखा कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, कैसे ये रिफ्लेक्सिव होता है, कैसे ये सिमेट्रिक होता है, कैसे ये ट्रांजिटिव होता है, ये हमने देखा। अभी देखा क्योंकि ये R जो है हमने प्रूफ कर दिया है ऑलरेडी, क्या है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जस्ट इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा है हमने, ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास पढ़ा है। तो अभी इक्विवेलेंस क्लास क्या क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है वो जिस सेट के ऊपर डिफाइंड होता है उस सेट को पार्टीशन करता है। हर एक डिसजॉइंट जो सबसेट निकलता है वो डिसजॉइंट सबसेट क्या होता है, एक एक इक्विवेलेंस क्लास होता है। तो सेम, क्योंकि ये आर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ कर दिया है, तो ये क्या करेगा, ये जो इंटीजर को है, इंटीजर के सेट को पार्टीशन करेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे पार्टीशन करता है। तो इंटीजर का सेट हमारे पास क्या होता है, इंटीजर का सेट होता है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, फिर ज़ीरो होता है, फिर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये होता है इंटीजर का सेट। तो आप कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो, जो पहला नोट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास, सेम कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। तो यहाँ पर हम एक एक करके निकालते हैं, ठीक है। सब निकालने का ज़रूरत नहीं होगा, हमको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी कि किसके अंडर में क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास हम कैसे निकालते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख के डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या था हमारे पास डेफिनेशन, x बिलोंग्स टू z, वो सारे z के एलिमेंट जो किसके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, 1 के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, मतलब x,1 सच दैट x,1 बिलोंग्स टू r। ओके, तो अभी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x बिलोंग्स टू z सच दैट ये x,1 r में कब बिलोंग कर रहा होगा, जब x माइनस 1 को 2 डिवाइड करेगा, मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 कोई 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई 2 का मल्टीपल होगा। अभी देखो इंटीजर्स में कौन से वो x हैं जिससे 1 माइनस करो तो कोई 2 का मल्टीपल हो रहा होगा। अगर आप x के बदले 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 क्या है, 2 का मल्टीपल है। आप अगर 2 माइनस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1, तो 1 क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है। आप अगर 3 माइनस 1 करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल है। आप अगर 4 माइनस 1 करोगे तो 3 आएगा जो 2 का मल्टीपल नहीं है। सिमिलरली 5 माइनस 1 करोगे तो 4 आएगा, वो 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सारे ऑड इंटीजर्स 1, 3, 5 अगर पुट करोगे तो क्या आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है। सिमिलरली 0 माइनस 1 तो -1 तो वो 2 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन -1 क्या आ जाएगा, -2 जो कि 2 का मल्टीपल है। -3 -1 क्या आ जाएगा, -4 जो कि 2 का मल्टीपल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सारे ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, सारे क्या आ जाएंगे, ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे, -3 -1 1 3 5 सारे जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास में। ओके, सिमिलरली आप 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालो। 2 का इक्विवेलेंस क्लास आपके पास क्या होगा, वो सारे z के एलिमेंट जो 2 से रिलेट कर रहे होंगे, जो 2 से रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। 2 से रिलेट कर रहे होंगे मतलब क्या है, x माइनस 2 जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, x माइनस 2 क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। अभी x के जगह क्या पुट करोगे तो 2 का मल्टीपल होगा, 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 2 2 का मल्टीपल है। 2 पुट करोगे तो फिर 2 माइनस 2 0 0 2 का मल्टीपल है। 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का ये 2 का मल्टीपल है। सेम इसका मतलब क्या है, जितने भी आप इवन इंटीजर्स डालोगे along with 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 का इक्विवेलेंस क्लास आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे, -4 -2 0 2 4, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे 2 के इक्विवेलेंस क्लास में। ओके,
अभी हमने 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया, हमने 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाल लिया। आप अगर 0 का इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू z सच दैट x, 0 बिलोंग्स टू r, मतलब x माइनस 0 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। इसमें भी आप x क्या डालोगे, सारे इवन इंटीजर्स डालोगे, सारे इवन इंटीजर्स डालोगे, ठीक है। सेम अगर आप 3 का निकालो तो क्या हो जाएगा, 3 का x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 का मल्टीपल। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, सारे ऑड इंटीजर्स, सारे ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे। सिमिलरली आप सबका निकाल सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो 1 का जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकला था वो क्या था, सारे ऑड इंटीजर्स। यहाँ पर 3 का जो भी इक्विवेलेंस क्लास निकला है वो भी क्या है, सारे ऑड इंटीजर्स। तो ये क्या हो गया, 1 का इक्विवेलेंस क्लास का इक्वल हो गया। सेम 0 का जो इक्विवेलेंस क्लास में जितने भी एलिमेंट निकले हैं सेट में वो क्या है, जो हमने 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकाला था उसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली आप जब क्या करोगे, 5 का निकालोगे, 7 का निकालोगे, सब क्या आ जाएगा, 1 और 3 के इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल आएगा। मतलब आप जब क्या करोगे, 1 का निकालोगे इक्विवेलेंस क्लास, जब आप 3 का निकालोगे, जब आप 5 का निकालोगे, सिमिलरली आप 7 का निकालोगे, सबका क्या आएगा, इक्वल आएगा। सिमिलरली आप जब 0 का निकालोगे, आप 2 का निकालोगे, आप 4 का निकालोगे, सारे इवन इंटीजर्स का निकालोगे तब इक्वल आएगा। सिमिलरली नेगेटिव में भी -1 का, -3 का, -5 का, सबका क्या है, इसके साथ इक्वल आएगा। -2 का, -4 का, जितने भी इवन नेगेटिव इंटीजर्स हैं सबका इसके साथ इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 2 ही डिसजॉइंट सबसेट्स आ रहे हैं, 2 ही डिसजॉइंट सबसेट आ रहे हैं। एक हो गया यहाँ पर से कोई एक ले लो, एक हो गया यहाँ पर से कोई एक ले लो। तो हमारे पास 2 ही डिसजॉइंट सबसेट्स आ रहे हैं, बाकी सारे क्या आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेकंड नोट यही तो पढ़ा था, एनी 2 इक्विवेलेंस क्लास आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। आपको ऐसा कोई 2 इक्विवेलेंस क्लास नहीं मिलेंगे जहाँ पर एक ही एलिमेंट कॉमन है बाकी सब नहीं है। आइदर कॉमन होगा तो पूरा कॉमन होगा, आइदर कॉमन नहीं होगा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो आइदर आइडेंटिकल होगा मतलब सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे यहाँ पर सेम टू सेम आ गया, 1 का, 3 का, 5 का, सबका इक्विवेलेंस क्लास सेम आ गया। नहीं तो पूरा डिसजॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर 1 का ले लो और 0 का ले लो, दोनों क्या है, पूरा डिसजॉइंट है। यहाँ पर 3 का ले लो, 2 का ले लो, दोनों क्या है, आइदर डिसजॉइंट है नहीं तो आइडेंटिकल होगा, यहाँ पर डिसजॉइंट होगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 0 क्या है, एक इक्विवेलेंस क्लास है। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटीजर को जो है, सेट ऑफ इंटीजर को पार्टीशन कर रहा है। इन दोनों का यूनियन लेगो तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा इंटीजर का सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 0 क्या है, 1 और 0 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है, मतलब 1 और 0 क्या है, पार्टीशन कर रहा है z को, ठीक है, पार्टीशन कर रहा है z को। तो यहाँ पर ये सारे हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास निकल गए। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हम हर एक एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे होते हैं और कैसे 2 इक्विवेलेंस क्लास आइदर आइडेंटिकल हो जाता है नहीं तो डिसजॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, इक्विवेलेंस जो हमने पहले प्रूफ किया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है और कैसे इसके इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बोर्ड्स के लिए। सो यहाँ पर जो है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले तुरंत एक फंक्शन का रिकॉल कर लेते हैं जो हमने क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या पता था कि रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक सबसेट, जितने भी सबसेट आप निकाल पाओगे, हर एक सबसेट क्या होता है, एक एक रिलेशन होता है, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। तो कोई पर्टिकुलर रिलेशन ही फंक्शन होता है, तो वो फंक्शन कब होगा, ठीक है, तो वो फंक्शन कब होगा, अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाला वर्ड है एवरी एलिमेंट ऑफ ए,
ठीक है। मतलब क्या है, अगर रिलेशन आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशन में क्या होना चाहिए आपके लिए, जो ए का जो हर एक एलिमेंट है वो हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ना चाहिए बी के, ठीक है। ए का जो हर एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को जोड़ना पड़ेगा। रिलेशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट जोड़ सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, नहीं भी जा सकते। लेकिन फंक्शंस के लिए हर एक एलिमेंट ऑफ ए का इमेज रहना चाहिए, इमेज रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, बी में रहना चाहिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट हमारे पास यहाँ पर वर्ड है कि वन एंड ओनली वन इमेज, मतलब हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक ही इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है। दो दो इमेज नहीं हो सकता या तीन तीन इमेज नहीं हो सकता, एक ही इमेज होना चाहिए बी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता था कि रिलेशन में क्या होता है, जो पहला ऑर्डर पेयर होते हैं, ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उनका सेट ले लो तो वो डोमेन होता है। अभी हमें क्या पता है कि फंक्शन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट जाना चाहिए, एवरी एलिमेंट का फिर आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा, तो उसके डोमेन में क्या आ जाएगा, होल सेट ए आ जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 11 में कि उसके डोमेन में क्या हो जाता है, फंक्शन जब हमारा ए टू बी जाता है तब क्या होता है, ये जो पूरा होल सेट ए है वो क्या होता है हमारे पास डोमेन। और ये बी सेट तो रिलेशन के लिए भी फंक्शन के लिए भी हमेशा कोडोमेन ही होता है। और जो सारा इमेज मिलता है आपको, इमेज सेट, उसको क्या बोलते हैं, रेंज सेट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज सेट। तो ये फंक्शन कब होगा, जब ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होगा और बस एक ही इमेज होगा बी में, दो तीन इमेज होगा तो नहीं होगा, ठीक है, दो तीन इमेज होगा तो नहीं होगा। तो सपोज़ आपके पास एक रिलेशन है, ठीक है, आपके पास एक रिलेशन है 3 1 4 1 5 1, ठीक है, 5 1। और क्या है, जो ए टू बी जा रहा है वो रिलेशन, उस ए सेट में भी आपके पास कौन सा एलिमेंट है, ए सेट में आपके पास 3 4 5 ही है। तो हर एक एलिमेंट का इमेज है, ठीक है, हर एक एलिमेंट का इमेज है। अभी कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना कि 3 भी 1 में जा रहा है, 4 भी 1 में जा रहा है, 5 भी 1 में जा रहा है, तो फिर नहीं होगा वो फंक्शन। क्यों नहीं होगा, बस हमारे पास कंडीशन क्या है कि इसका एक ही इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 4 और 5 जो है बी के एक ही एलिमेंट में जा रहा है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट में जा रहा है। 3 भी 1 में जा रहा है, 4 भी 1 में जा रहा है, 5 भी क्या हो रहा है, 1 में जा रहा है। लेकिन हर एक का क्या है, बी में एक ही तो इमेज है ना, 3 का इमेज भी एक ही है, 1 है, 4 का इमेज भी एक ही है, 1 है, 5 का इमेज भी क्या है, एक ही है, 1 है। तो ये एक क्या हो गया, ये एक फंक्शन हो गया। ये जो रिलेशन हमको गिवन है वो क्या है, एक फंक्शन है। सपोज आपको एक रिलेशन गिवन है 3 1 3 2 4 1 5 1, ठीक है, ये आपको एक रिलेशन गिवन है। तो ये आपके पास फंक्शन होगा कि नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 1 भी है, 3 2 भी है, मतलब 3 1 में भी जा रहा है, 3 क्या है 2 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 3 का जो है दो दो इमेज है, लेकिन फंक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए, वन एंड ओनली इमेज होना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा यहाँ पर, हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या है, फंक्शन नहीं है। लेकिन ऊपर जो रिलेशन गिवन था वो क्या था, फंक्शन था। तो फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो है पूरा डोमेन, जो सेट ए टू बी में जा रहा है तो डोमेन भी पूरा सेट ए आना चाहिए, मतलब हम एवरी एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए। और इमेज जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक ही इमेज मिलेगा। एक से ज़्यादा इमेज मिलेगा तो वो फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो फंक्शन क्या होता है, नहीं होता है। तो ये हमारे पास था फंक्शन। अभी कोई फंक्शन आपके पास सपोज़ यहाँ पर ए से बी में जा रहा है, तो फिर आपको अगर बोला गया है कि a, b बिलोंग्स टू f, a, b बिलोंग्स टू f, मतलब आप क्या लिख सकते हो, f ऑफ a इक्वल्स टू b लिख सकते हो, ठीक है, f ऑफ a इक्वल्स टू b लिख सकते हो। यहाँ पर b क्या है, b क्या है, b है इमेज, इमेज ऑफ a, इमेज ऑफ a अंडर f, अंडर द फंक्शन f। और a यहाँ पर क्या है, a हमारे पास है प्री इमेज,
ये हमारे पास क्या है, प्री इमेज। तो यहाँ पर जैसे पहला वाला फंक्शन था हमारे पास, तो यहाँ पर जैसे 3 क्या किस में जा रहा था, 1 में जा रहा था। इसका मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ 3 इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1। तो 1 हमारे पास क्या है, 1 को आप बोलोगे इमेज ऑफ 3 और 3 को आप क्या बोलोगे, प्री इमेज ऑफ 1। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को यहाँ तक। तो नेक्स्ट अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शन में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सिलेबस में है, एक है वन वन फंक्शन और एक है ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी रहे, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन रहे या सर्जेक्टिव फंक्शन रहे, हमें समझना है कि इंजेक्टिव मतलब वन वन है, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है। तो अभी वन वन फंक्शन क्या है, अभी तक फंक्शन में हमें पता था फंक्शन कोई रिलेशन कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली इमेज बी में हो। लेकिन जब हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल में देखा था कि ये रिलेशन फंक्शन हो रहा था, यहाँ पर क्या था, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज था बी में। 3 का भी इमेज 1 था, 4 का भी इमेज 1 था, 5 का भी इमेज 1 था। तो ये रिलेशन जो है हमारा फंक्शन हो गया। लेकिन ये फंक्शन जो है वन वन फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इफ़ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, मतलब अलग अलग एलिमेंट जो है ए का उस अलग अलग इमेजेस से मैप होना चाहिए। एक इमेज से मैप नहीं हो सकता। अगर अलग अलग डिफरेंट इमेज से वो मैप हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पर वन वन फंक्शन मतलब जैसे आपके पास सपोज़ कोई ए है, हमने ले लिया था 3, 4 और 5, ये आपके पास ए रहा और ये आपके पास बी है। तो बी में सपोज़ आपके पास है 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 3 सपोज़ आपके 2 से मैप हो रहा है, 4 आपका 1 से मैप हो रहा है, 5 आपके कहाँ से मैप हो रहा है, 3 से मैप हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, 3, 1, 4, 2 ये ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, 5, 3 ये आपके पास ऑर्डर पेयर मिलेंगे। यहाँ पर क्या है, ए का जो हर एक एलिमेंट है वो अलग अलग डिफरेंट इमेजेस है उसके बी में, कोई किसी का भी सेम नहीं है। मतलब 3 1 में हो रहा है तो कोई दूसरा एलिमेंट 1 में नहीं हो सकता, 4 2 में हो रहा है तो कोई दूसरा एलिमेंट 2 में मैप नहीं हो सकता, 5 3 में हो रहा है मतलब कोई दूसरा एलिमेंट 3 में मैप नहीं हो सकता। तो वो सारे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, वो सारे फंक्शन को हम वन वन फंक्शन बोलते हैं। जो इससे पहले हमने ये एग्जाम्पल देखा था, ये फंक्शन तो है लेकिन वन वन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है 1 से ही मैप हो रहा है और 1 1 होने के लिए हर एक एलिमेंट जो है कोई डिफरेंट इमेजेस से मैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन आप जैसे कोई आपको फंक्शन गिवन है, वो आपको प्रूफ कैसे करोगे कि वो वन वन फंक्शन है। तो उसके लिए हम ये एल्गोरिदम फॉलो करते हैं कि हम पहले ले लेते हैं कि 2 एलिमेंट है, आर्बिटरी एलिमेंट है, जो कहाँ से आ रहा है, जो हमारे डोमेन से आ रहा है, जो हमारे डोमेन से आते हैं। और लेट कर लेते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। इसका मतलब क्या है, ए का इमेज और बी का इमेज इक्वल है। तो वन वन फंक्शन के लिए हमें क्या पता है, 2 अलग अलग एलिमेंट का इमेज एक नहीं हो सकता, अलग अलग होना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रू है तो हमारे लिए क्या ट्रू होना पड़ेगा कि a इक्वल्स टू बी होना पड़ेगा। अगर f ऑफ a का इमेज और b का इमेज सेम है तो a और b भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर वो डिफरेंट होगा तो वो हमारे पास वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो अगर आप एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी करोगे और आपके पास ए इक्वल्स टू बी नहीं आ रहा है तो फिर वो वन वन फंक्शन नहीं है। और आप अगर लेट करते हो कि एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है और आप प्रूफ कर पा रहे हो कि ए इक्वल्स टू बी है, तो आप क्या बोलोगे, द फंक्शन इज़ वन वन। तो कोई भी फंक्शन वन वन नहीं है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्रीवियस एग्जाम्पल जो था, जो फंक्शन हुआ था, वो ये कौन सा फंक्शन है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास मैनी वन फंक्शन आ गया। ये हमारे पास क्या है, मैनी वन फंक्शन है। और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, अभी जैसे वन वन फंक्शन का मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं।
हम ले लेते हैं एक फंक्शन जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर से आर तक जा रहा है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब उसका डोमेन भी रियल नंबर का सेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर का सेट है। हमने एक फंक्शन ले लिया, हमने फंक्शन क्या लिया है 2x-3। ओके, 2x-3 एक फंक्शन ले लिया। अभी आपको ये प्रूफ करना है कि ये 1 फंक्शन है। तो आप कैसे प्रूफ करोगे, या फिर आपको चेक करना है कि ये 1 फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि वो दो अलग अलग है, तो एक दो अलग अलग लेते हैं कि x1 और x2 दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेंगे, हम डोमेन से लेंगे, डोमेन से लेंगे, ठीक है, डोमेन से लेंगे। तो अभी हम लेट क्या करते हैं, हम लेट करते हैं कि f(x1) और f(x2) जो है वो इक्वल है। अभी हमको प्रूफ क्या करना है कि x1 इक्वल्स टू x2 प्रूफ करना है। अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो ये जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 फंक्शन होगा। और अगर x1 इक्वल नॉट इक्वल्स टू x2 आया तो वो क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन नहीं होगा, वो मेन्यू 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पर f(x1) का वैल्यू क्या है 2x1-3, और यहाँ पर f(x2) का वैल्यू क्या है 2x2-3। बोथ साइड से -3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 2x1 इक्वल्स टू 2x2। बोथ साइड से आपके पास 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया x1 इक्वल्स टू x2। तो आपके पास क्या था f(x1) इक्वल्स टू f(x2) था। देन आपका बोथ साइड में +3 ऐड करोगे तो 2x1 बचा, और बोथ साइड से 2 कैंसिल करोगे तो x1 इक्वल्स टू x2 आपके पास आ गया। तो हमने लेट किया था कि दोनों का इमेज जो है वो इक्वल है, और हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों एक्चुअली इक्वल है, इसलिए इमेज इक्वल आया। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन क्या आ गया, जब फंक्शन इज़ 1 तो हमको ऐसे शो करना है कि ये 1 है। अगर ये x1 इक्वल्स टू x2 नहीं आता तो आप क्या बोलते कि द फंक्शन इज़ मेन्यू 1 फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है ऑन टू फंक्शन। अभी ऑन टू फंक्शन क्या होता है, तो अभी जब हम फंक्शन करते हैं, फंक्शन में जो सारा हमारा इमेजेस आता है, हर एक ए का एलिमेंट का कोई इमेज होता है बी में, तो जितने भी इमेज होते हैं उसका सेट अगर हम ले लेते हैं, उस सेट का नाम क्या है, रेंज सेट। अभी ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जो रेंज सेट होता है वो पूरा कोडोमेन के इक्वल होना पड़ता है। मतलब जो हमारा कोडोमेन होता है, सपोज़ कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए टू बी में जा रहा है, तो हमारा कोडोमेन क्या हुआ, बी हुआ हमारा कोडोमेन। अभी ऑन टू फंक्शन कब होगा, जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का जो है प्री इमेज मिलेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑन टू फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन कब होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ द इमेज ऑफ सब एलिमेंट ऑफ ए अंडर एफ, या फिर घुमा के बोलो क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी का कोई ना कोई प्री इमेज आपको ए में मिलेगा। मतलब क्या है, जो इमेजेस का सेट है वो पूरा क्या है, पूरा बी है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जो रेंज सेट हम निकालते थे, रेंज सेट किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया। तो जब रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा तब हमारे पास वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो ऑन टू फंक्शन हम कैसे शो करते हैं, देख लेते हैं ऑन टू फंक्शन हम कैसे शो करते हैं। एक तो आपके पास क्या आ गया कि आप दिखा दोगे कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है, तो आप प्रूफ कर सकते हो कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो आपको अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ पता हो तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ग्राफ पता हो तो आप उसका रेंज डायरेक्ट बोल सकते हो, और गिवन फंक्शन तो आपके पास होगा ही कि उसका कोडोमेन क्या है आपको पहले से पता होगा। और उस फंक्शन का अगर आपको ग्राफ पता है तो पहले से आप देख के बता दोगे कि इसका रेंज क्या है। तो रेंज जब कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा तो आप बोल सकते हो इजीली कि वो ऑन टू फंक्शन है। हम आगे जाके देखेंगे भी कि कुछ एग्जांपल लेके कि कैसे हम ग्राफ को देख के भी बोल सकते हैं कि वो ऑन टू फंक्शन है। जैसे एक एग्जांपल हम अभी ले लेते हैं कि बिना ग्राफ के आप कैसे शो करोगे। तो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट जा रहा है, और फंक्शन हमने ले लिया x³ + 3। अभी आप दिखाओ या फिर चेक करो कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं। तो ऑन टू फंक्शन दिखाने के लिए पहले तो हमें पता चल जाता है देखिए कि ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन हम लिखे कैसे। तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या दिखाना पड़ता है कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन में हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज मिल रहा है। तो आप एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लो कोडोमेन से, तो लेट हम एक y ले लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू r।
आर वाई क्या है, एक आर्बिटरी एलिमेंट है। आर से कहाँ से, कोडोमेन से, कोडोमेन का एक आर्बिटरी एलिमेंट है वाई। तो यहाँ पर एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, मतलब वाई का कोई प्री इमेज होगा एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 इक्वल्स टू वाई। यहाँ से आप x निकालो, x का वैल्यू क्या होगा, मतलब कोई भी y जो आप कोडोमेन में ले रहे हो उसका प्री इमेज x कैसा दिखता है, तो x यहाँ पर कैसा आएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई माइनस 3, देन x हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 3 होल टू द पावर 1/3। अभी देखो y का कोई भी आप वैल्यू लो, आर्बिटरी वैल्यू, आर्बिटरी एलिमेंट हमने लिया था, कोई भी आप वैल्यू लो रियल नंबर सेट से, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एक रियल नंबर ही आएगा, y माइनस 3 होल टू द पावर 1/3। ये देखो रियल नंबर का सेट क्या है, रियल नंबर लाइन है, तो वो सबका सुपर सेट है। हमारा जितने भी हमको इंटीजर पता है, नेचुरल नंबर सेट पता है, ठीक है, रैशनल नंबर का सेट पता है, सबका सुपर सेट है रियल नंबर सेट। तो यहाँ पर रियल नंबर में क्या है, ऑलमोस्ट सब आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर आप कोई भी y ले लो रियल नंबर सेट से, यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, एक रियल नंबर ही आएगा। तो आप कोई भी y ले लो, फॉर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन, there exists x belongs to the domain such that f of x equals to y। मतलब क्या है, आप कोई भी कोडोमेन से y ले लो, उसके लिए आपको डोमेन में एक x मिलेगा ही मिलेगा, सच दैट f of x equals to y, मतलब y का प्री इमेज मिलेगा डोमेन में। तो इसका मतलब क्या है, हैंस द फंक्शन इज ऑन टू, हैंस द फंक्शन इज ए ऑन टू फंक्शन। तो हम जब ऑन टू फंक्शन करना होता है या फिर दिखाना होता है तब हम ऐसे शो करते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। और दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस आपके पास है, आपको अगर ग्राफ पता है तो उसका रेंज आप इजीली बता सकते हो ग्राफ को दो ऑब्जर्व करके। और आपको तो फंक्शन गिवन ही होगा, फंक्शन से आप देख सकते हो कि उसका कोडोमेन क्या गिवन है, तो आप बोल सकते हो अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन होगा तो आप बोल सकते हो वो फंक्शन ऑन टू है, अगर नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे, वो फंक्शन ऑन टू नहीं है। फर्स्ट हमने पढ़ा 1 या इंजेक्टिव फंक्शन, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन। अभी क्या है, बाइजेक्शन, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या होता है, कोई फंक्शन अगर 1 और ऑन टू दोनों हो जाए तो फिर वो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक बाइजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर 1 ऑन टू दोनों हो जाए तो वो फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि कैसे हम कोई भी फंक्शन को 1 शो कर सकते हैं, हमने ये भी देख लिया कि कैसे हम कोई फंक्शन को ऑन टू शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं, तो वो एग्जांपल चेक करके देखते हैं, हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम 1 ऑन टू देख सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं जो मैंने लिए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये आपके एक्सरसाइज में ही इंक्लूडेड है। पहले हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को देखते हैं डोमेन और कोडोमेन चेंज कर करके कि उसका 1 और ऑन टू नेस में क्या चेंज होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अभी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो आप लोगों को पता ही होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो पहला हमने डोमेन और कोडोमेन क्या लिया है, नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट। तो नेचुरल नंबर सेट टू नेचुरल नंबर सेट हमने पहला लिया है। तो अभी हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं 1 फंक्शन है कि नहीं। तो 1 फंक्शन के लिए हम कोई 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर से, x1 और x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। तो हम 1 के लिए क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। अभी हमें क्या दिखाना होता है कि x1 इक्वल्स टू x2 अगर हो गया तो 1 फंक्शन होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वो 1 फंक्शन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया x1 स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया x2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2।
लेकिन हमारे पास x1 इक्वल्स टू माइनस x2 नहीं होगा, क्योंकि x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग कर रहा है। तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 तो नहीं होगा, क्योंकि x1 नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि x1 नेचुरल नंबर सेट से आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना पड़ेगा, x1 इक्वल्स टू x2 होना पड़ेगा। तो हमने लेट किया था f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, और हमारे पास क्या आ गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या है, द फंक्शन इज़ 1 1, द फंक्शन इज़ 1 1। सो अभी हम देखते हैं कि ये ऑन टू है कि नहीं। ठीक है, ऑन टू है कि नहीं। तो ऑन टू हम कैसे देखते हैं कि आप कोई भी y ले लो, कोई भी y ले लो कोडोमेन से, और आप देखो इसका प्री इमेज मिलेगा कि नहीं। सपोज़ हम y इक्वल्स टू क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू 2 लेते हैं, तो हमारा उसका प्री इमेज क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू 2 मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब f ऑफ x का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो आपके पास x क्या निकल गया, x निकल गया √2। तो y इक्वल्स टू 2 के लिए आपके पास प्री इमेज क्या आ रहा है, √2। लेकिन √2 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, डोमेन में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास y इक्वल्स टू 2 ले लो या फिर y इक्वल्स टू 3 ले लो, कुछ भी ले लो, आपके पास जो x इक्वल्स टू वैल्यू आ रहा है √2 या √3 आ रहा है, वो कोई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू होगा, ऑन टू फंक्शन तो नहीं होगा। तो जब हम नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट तक जा रहे होते हैं, तो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 1 फंक्शन तो होता है, 1 1 फंक्शन तो होता है, लेकिन ऑन टू नहीं होता है। 1 1 फंक्शन होता है लेकिन ऑन टू नहीं होता है। तो अभी हम डोमेन और कोडोमेन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। डोमेन और कोडोमेन, अगर हम फंक्शन को चेंज करें, डोमेन इंटीजर से कोडोमेन इंटीजर तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप 1 1 चेक करोगे, जब 1 1 चेक करोगे तब पहले तो सेमली प्रोसीड करोगे आप, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 करोगे, देन x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर करोगे। तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू, देन थर्ड स्टेप में आपके पास आ जाएगा x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2। तो क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें डोमेन क्या था, नेचुरल नंबर था, तो हमने क्या किया था, x1 नॉट इक्वल्स टू माइनस x2 बोला था, क्योंकि x1 जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या है, x1 और x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, डोमेन जो है वो इंटीजर का सेट है, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास दो रिजल्ट होंगे, एक आइदर x1 इक्वल्स टू x2 होगा, नहीं तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 भी हो सकता है, माइनस x2 भी हो सकता है। तो हमारे पास क्या हो गया, लेकिन 1 1 होने के लिए हमें x1 इक्वल्स टू x2 ही चाहिए, ये वाला केस हमें नहीं चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट 1 1 होगा, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एज ए एग्जाम्पल आप ये देख के कंट्राडिक्ट कर सकते हो कि 1 1 नहीं है। आप देखो, आप अगर f ऑफ 1 निकालोगे तो उसका इमेज क्या आएगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और अगर आप -1 का इमेज निकालोगे, -1 भी इंटीजर में बिलोंग कर रहा है, तो -1 का जब आप निकालोगे इमेज तो क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है। तो 1 1 फंक्शन में क्या होना पड़ता है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंट इमेजेस से मैप करना होता है। लेकिन यहाँ पर 1 भी 1 से इमेज कर रहा है और -1 भी 1 से मैप कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 भी 4 से मैप करेगा और -2 भी 4 से मैप करेगा। तो ये 1 1 में पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से भी आप क्या बोल सकते हो कि ये फंक्शन क्या होगा, नॉट 1 1 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जब z से हमने डोमेन चेंज कर दिया तब हमारे पास पहले जो 1 1 फंक्शन था वो अभी 1 1 फंक्शन और नहीं रहा। ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं, कि जब हमें ग्राफ का पता होता है तब भी हम बोल सकते हैं कि ग्राफ देख के कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इंटीजर है कोडोमेन, लेकिन यहाँ पर आप अगर ग्राफ को देखोगे इसका रेंज जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, नेगेटिव साइड में नहीं है। मतलब नेगेटिव साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोई भी इमेज आपको मिलेगा नहीं, इसलिए वो रेंज सेट में नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप ऑन टू में क्या बोलोगे, नेगेटिव इंटीजर से कोई भी इंटीजर ले लो, सपोज़ -2 या -3 कोई भी इंटीजर आप ले लो, उसका आपको कोई प्री इमेज मिलेगा ही नहीं।
क्योंकि आप जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में डालोगे तब हर कोई एलिमेंट क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आप मिलेगा ही नहीं जिसको डालोगे तो कोई आंसर जो है वो कोई नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आपको -2 -3 -4 जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके आपको प्री इमेजेस मिलेंगे ही नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन तो होगा ही नहीं। ऑन टू फंक्शन क्या हो जाएगा, होगा ही नहीं, नॉट ऑन टू होगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक 2 ले लो, y इक्वल्स टू 2 ले लो, एफ ऑफ एक्स में डालोगे तो x क्या आ जाएगा, √2। √2 भी क्या आता है, इंटीजर में नहीं आता है, तो वो भी क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई भी वैसे शो करो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट 1 1 नॉट ऑन टू दोनों ही नहीं हुए, ना ही 1 1 1 ना ही ऑन टू हुआ। देन हम अगर इसको चेंज करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ पर हमने चेंज क्या कर दिया, रियल नंबर सेट से रियल नंबर सेट। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, रियल नंबर सेट है। तो यहाँ पर भी 1 1 और ऑन टू होगा कि नहीं, डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं। जब ये वाला स्टेप आएगा तब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास होंगे। x1 इक्वल्स टू -x2 को हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, नॉट 1 1 ही होगा। और आइदर सिमिलरली आप सेम एग्जांपल लिख के भी बोल सकते हो कि 1 1 नहीं होगा। सेम अब जब ऑन टू करोगे तो आप क्या बोलोगे कि जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स है उनके कोई भी प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, तो फिर वो भी ऑन टू नहीं होगा। तो डायरेक्ट हम अभी तक 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल इजी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये नॉट 1 1 नॉट ऑन टू है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का अगर आपको ग्राफ पता हो तो ये कैसा होता है, कुछ ऐसा टाइप का होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, सिमिलरली नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट का ले लिया है। तो 1 1 आप कैसे चेक करोगे, 1 1 आप चेक करोगे, पहले क्या करोगे, एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 लेट कर लोगे। x1 x2 कहाँ से आ रहा है, डोमेन से आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, x1 इक्वल्स टू x2 लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द फंक्शन इज 1 1, द फंक्शन इज 1 1। यहाँ पर देख लो, आप नेचुरल नंबर सेट से इंटीजर डाल दो डोमेन में, या फिर आप रियल नंबर डाल दो, हमेशा क्या होगा, x1 क्यूब इक्वल्स टू x2 क्यूब से नेक्स्ट लाइन में हमारा x1 इक्वल्स टू x2 ही आएगा। तो ये फंक्शन जो है चाहे कोई भी डोमेन या को डोमेन के लिए हमेशा 1 1 होगा ही होगा। तो ये फंक्शन क्या है, हमेशा 1 1 होगा, ओके, ये हमेशा 1 1 होगा। तो यहाँ से और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई इवन पावर हो, फंक्शन आपके पास कोई इवन पावर अगर गिवन हो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n, अगर n इवन हो तो आप जब दोनों तरफ काटोगे, x1 टू द पावर n x टू द पावर n दोनों तरफ जब काटोगे तब आपके पास प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ आएंगे। लेकिन n जब आपके पास ऑड होगा तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, x1 टू द पावर n इक्वल्स टू x टू द पावर n से आप डायरेक्ट लिख सकते हो x1 इक्वल्स टू x2। तो यहाँ पर मैं क्या करा रही हूँ, एक्स स्क्वायर के लिए करा रही हूँ और एक्स क्यूब के लिए करा रही हूँ। चाहे आपको एग्जाम में x टू द पावर 4 दे, x टू द पावर 5 दे, सिमिलर प्रोसेस होगा, ठीक है, प्रोसेस सिमिलर होगा। देन यहाँ पर हमने क्या देख लिया, चाहे यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन आप चेंज करके नेचुरल नंबर सेट से इंटीजर डाल दो या रियल नंबर सेट डाल दो, हमेशा सेम होगा। अभी आप देखो कि ऑन टू सेम होगा कि नहीं तीनों का, जब नेचुरल नंबर सेट से नेचुरल नंबर सेट में जा रहा है। सिमिलरली आप जैसे पिछले का एग्जाम्पल लिए थे, y इक्वल्स टू आप 2 ले लो, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 2 मतलब क्या हो गया, आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1/3। तो ये क्या है, ये तो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, 2 का प्री इमेज आपको नहीं मिलेगा, मतलब क्या हो गया, वो ऑन टू नहीं होगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, नॉट ऑन टू हो गया, ओके।
जब आपका z से z तक जा रहा है, सिमिलरली आप y इक्वल्स टू 2 ले लो, तो सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2⁻1/3 आ जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, ना ही नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है और ना ही सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। तो ना ही नेचुरल नंबर जब कोडोमेन होगा, ना ही जब इंटीजर का सेट कोडोमेन में होगा, तब कोई भी केस में ऑन टू नहीं हो सकता है। लेकिन जब रियल नंबर का सेट होगा कोडोमेन में, तब क्या होगा, तब ये क्या होता है, ये रियल नंबर में तो बिलोंग करता है, रियल नंबर में बिलोंग करता है। या फिर आप जब ग्राफ भी नोटिस करोगे तब इसका देखो, इसका रेंज क्या है, इसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर का सेट है। और यहाँ पर आपके पास कोडोमेन भी क्या है, पूरा रियल नंबर का सेट है। तो यहाँ पर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू आ जाएगा। तो जितने भी हमने यहाँ पर 6 एग्जाम्पल देखे हैं, 6 एग्जाम्पल में बाइजेक्शन बस एक ही जगह पर निकला है, ये निकला है हमारा बाइजेक्शन। बाइजेक्शन किसको बोलते हैं, जब 1 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों हो जाते हैं तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम और एक एग्जांपल देखते हैं बाइजेक्शन का। ठीक है, बाइजेक्शन है कि नहीं, और फिर देन हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ेंगे। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आई थिंक 1.2 का 9 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपको चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं। बाइजेक्टिव है कि नहीं मतलब आपको क्या चेक करना है, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। ठीक है, 1 1 और ऑन टू चेक करना है। तो 1 1 चेक करते हैं, 1 1 चेक करते हैं, तो 1 1 होगा कि नहीं। तो ये आपके पास फंक्शन है, जब n ऑड होगा तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, n+1/2, और जब n इवन होगा तो आपके पास फंक्शन क्या होगा, n/2। तो आप अगर n इक्वल्स टू 1 लोगे और आप अगर n इक्वल्स टू 2 लोगे, तो देखो क्या होता है, f(1) क्या हो जाएगा आपके पास, 1 ऑड है तो n+1/2 होगा, तो 1+1/2, इसका मतलब 2/2, आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 1। और n इक्वल्स टू 2 जब होगा, n2 क्या है, इवन है, तो आपके पास f(2) क्या आ जाएगा, n/2, मतलब 2/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 का इमेज जो है वो भी 1 है और 2 का इमेज जो है वो भी 1 है। तो 1 1 में तो ये पॉसिबल नहीं है, इमेज डिफरेंट होने चाहिए। तो ये फंक्शन जो है वो क्या हुआ है, फंक्शन इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 1 नहीं हुआ, ऑन टू होगा या नहीं होगा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 1 नहीं है तो ये क्या है, बाइजेक्टिव भी नहीं है। बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 और ऑन टू दोनों होना पड़ता है। फिर भी हम देखेंगे कि ऑन टू होगा या नहीं होगा ये फंक्शन। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, आपका यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, मतलब यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास, और आपका कोडोमेन जो है, कोडोमेन में भी पूरा नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पर 1 किस से मैप कर रहा है, 1 से मैप कर रहा है। 2 भी किस से मैप कर रहा है, 1 से मैप कर रहा है। आप अगर देखोगे 3 किस से मैप कर रहा होगा, 3+1/2 मतलब 4/2, तो 3 2 से मैप कर रहा है। 4 किस से मैप कर रहा होगा, 4/2 मतलब 2, तो 4 भी 2 से मैप कर रहा है। 5 किस से मैप कर रहा है, 3 से मैप कर रहा है। 6 भी किस से मैप कर रहा है, 3 से मैप कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 1 का प्री इमेज क्या है, 2 प्री इमेज है, 1 और 2। 2 का प्री इमेज क्या है, 3 और 4। 3 का प्री इमेज क्या है, 5 और 6। 4 का प्री इमेज क्या होगा, 7 और 8। ऐसे ही कोई भी नंबर यहाँ पर लो, उसका प्री इमेज आप बता दोगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप रेंज से, मतलब ये कोडोमेन से कोई भी नंबर आप लो, उसका प्री इमेज आप दो यहाँ से डोमेन से बता दोगे। इसका मतलब क्या है, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का आपको प्री इमेज मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो जाएगा। रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन जो है क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लेकिन क्योंकि ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, बाइजेक्टिव नहीं होगा। इसको एग्ज़ाम में लिख कैसे सकते हो, आप कोई भी आर ले लो, कोई भी यहाँ से
आप नंबर ले लो, ठीक है, कोई भी आप नंबर ले लो। यहाँ से आप सपोज़ डोमेन से आप ले रहे हो, हमारे पास क्या है फंक्शन, ऑड के लिए अलग है, इवन के लिए अलग है। तो पहले हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, 2r-1। 2r-1 क्या होता है, हमेशा ऑड होता है, इज़ ऑड नंबर, इज़ ऑड। तो f ऑफ 2r-1 क्या होगा, f ऑफ 2r-1 आपके पास होगा, ऑड नंबर के फंक्शन में हम पुट करेंगे 2r-1 + 1/2। तो -1 + 1 कट गया, 2r/2 क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। आप एक इवन नंबर लो, इवन नंबर आप ले लो 2r। 2r क्या है, एक इवन है, इवन नंबर है। तो आप इसका इमेज निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, n/2। तो 2r/2, यहाँ पर 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, r आ गया। इसका मतलब क्या है, कोई भी r, आर्बिटरी r आप ले लो कोडोमेन से, ठीक है, उसका आपको 2 प्री इमेज मिलेगा, 2r-1 और 2r। तो एनी नंबर ले लो, एनी r, ठीक है, एनी r बिलोंग्स टू कोडोमेन, there exist 2 pre-images, ठीक है, there exist 2 pre-images, क्या है, 2r-1 एंड 2r। इसका मतलब क्या है, कोई भी आप नंबर ले लो कोडोमेन से, उसका प्री इमेज मिलेगा ही मिलेगा, इनफैक्ट 2 मिलेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू फंक्शन अगर दिखाना है तो हम ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाने के लिए बोला है, तो 1 के बाद हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि चेक करो कि ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तब आपको तो ऑन टू फंक्शन दिखाना पड़ेगा। तो ऑन टू फंक्शन जो है हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को 1 और ऑन टू फंक्शन का क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, आपके पास 2 फंक्शन है, ठीक है, 2 फंक्शन है। एक फंक्शन हमने क्या ले लिया, f सच दैट a to b, और दूसरा फंक्शन आपने क्या ले लिया, g सच दैट b to c, ठीक है। तो f कहाँ से कहाँ जा रहा है, सपोज ये a है, ये b है और ये c है। f फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, a to b तक जा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका f फंक्शन हुआ। g फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, b से c के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका g फंक्शन है, g फंक्शन है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपको एक नया फंक्शन मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक, जी ओ एफ, इसको हम गॉफ भी बोलते हैं और एफ ओ जी को हम फॉग भी बोलते हैं, ठीक है। आपको एक नया फंक्शन मिलेगा ए टू सी डायरेक्ट, ठीक है, ए टू सी डायरेक्ट, जो आपका क्या फंक्शन कहलाएगा, गॉफ फंक्शन कहलाएगा। ये जो गॉफ फंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, गॉफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, पहले हम एफ एक्स फंक्शन लिखते हैं और एफ एक्स के ऊपर जो है हम दूसरा फंक्शन अप्लाई करते हैं जी। ये एक मशीन की तरह है, ठीक है, ये एक मशीन की तरह है। अब अगर आर डी शर्मा पढ़े होंगे, आर डी शर्मा में ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है, कि पहले हम एक मशीन में एक्स को डाल रहे हैं, एक मशीन को एक्स में डाल रहे हैं, एक मशीन है, इस मशीन से क्या निकल रहा है आपका एफ एक्स होके निकल रहा है। ये मशीन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स है। उसमें आप एक्स डालोगे तो आपका क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा। देन दोबारा आप और एक मशीन में डाल रहे हो जिसका नाम क्या है जी, तो इससे जो निकलेगा फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलेगा, गॉफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, मतलब आप एक्स को डाल रहे हो फंक्शन एफ में तो आपका क्या फंक्शन निकलेगा, एफ ऑफ एक्स निकलेगा। देन एफ ऑफ एक्स को आप किस में डाल रहे हो, जी फंक्शन में डाल रहे हो, तो आपका क्या निकलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है। वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, वेरी इजी। तो यहाँ पर एक्चुअली में हमने जब डेफिनेशन लेते हैं तब हम क्या लेते हैं, समझाने के लिए ए टू बी और जी क्या ले लेते हैं, बी टू सी, ठीक है, ले लेते हैं। लेकिन फॉग या गॉफ फंक्शन है उसको एग्जिस्ट होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि यहाँ पर आपका जो रेंज ऑफ एफ होगा, एफ का जो रेंज है वो किसका सबसेट होना पड़ेगा, जो आपका जी का डोमेन है उसका सबसेट होना पड़ेगा।
अगर ये हो गया डोमेन ऑफ जी, अगर ये हो गया तो आपका गॉफ डिफाइन होगा, मतलब एग्जिस्ट होगा। और उल्टा अगर आप फॉग निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ जी जो है वो किसका सबसेट होना पड़ेगा, डोमेन ऑफ एफ का सबसेट होना पड़ेगा। अगर डोमेन ऑफ एफ का सबसेट हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, फॉग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, फॉग जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में अगर ये हो जाए तभी हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसका जो कोडोमेन है उसका डोमेन दोनों सेम हो। हमारा ज़रूरी ये है कि रेंज ऑफ एफ जो है वो इसके जो डोमेन है उसका सबसेट हो, तभी हम जो गॉफ है उसको डिफाइन कर सकते हैं या फिर एग्जिस्ट है बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है x² + 2। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r से r तक जा रहा है। और हमारे पास g फंक्शन है x/x-1, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r जिससे 1 एक्सक्लूडेड है, सेट ऑफ रियल नंबर से 1 एक्सक्लूडेड है, और कोडोमेन भी क्या है, r है। तो फॉग और गॉफ निकालने से पहले देख लो कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका कोडोमेन और इसका डोमेन दोनों आर होता तो डायरेक्ट बोल देते कि फॉग और गॉफ दोनों ही होंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा अलग है तो पहले चेक कर लो कि एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो गॉफ एग्जिस्ट होने के लिए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होने के लिए आपके पास क्या होना पड़ेगा, आपके पास जो है f का जो रेंज है वो क्या होना पड़ेगा, g का डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो f का रेंज क्या होगा, ये तो कोडोमेन है, r क्या है, कोडोमेन है, रेंज क्या होगा, हमारे पास फंक्शन क्या है x² + 2। तो x का वैल्यू कुछ भी डालो, x² का क्या होगा, 0 से लेके पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू होगा, नेगेटिव का भी वैल्यू नहीं होगा। तो f ऑफ x का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, आइदर x² अगर 0 होगा तो 2 से स्टार्ट होगा, और x² अगर कोई पॉजिटिव होगा तो 2 से बड़ा होगा। तो f ऑफ x हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। तो रेंज में हमेशा 2 के बाद से ही नंबर्स आएंगे, 2 या 2 के बाद से ही नंबर्स आएंगे, तो 1 तो कभी आएगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f जो है वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन का, इसका डोमेन का सबसेट ही है, इसका डोमेन का सबसेट ही है। तो गॉफ क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर देखो जो g का रेंज होगा, जो g का रेंज होगा वो क्या होगा, इसका जो डोमेन है, उसका डोमेन क्या है, r है। तो g का रेंज जो भी होगा, ठीक है, पूरा कोडोमेन भी हो जाए तब भी r होगा, और अगर r से छोटा भी हुआ तब भी तो इसके डोमेन का सबसेट ही होगा ना। तो फॉग भी हमेशा एग्जिस्ट करेगा, ये भी हमेशा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अभी आप निकालो गॉफ और फॉग निकालो, फॉग क्या निकलेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x आपके पास क्या है, g ऑफ x आपके पास है x/x-1। तो आपके पास क्या आ गया, f ऑफ x आपके पास क्या है, x² + 2। तो यहाँ पर आपके पास आ गया x/x-1 का होल स्क्वायर + 2। तो ये आपका पास आ गया फॉग ऑफ x। गॉफ ऑफ x क्या होगा आपके पास, पहले जो है हम f ऑफ x लिख लेंगे, f ऑफ x हमारे पास क्या है, x² + 2। तो g ऑफ x² + 2 होगा, g ऑफ x² + 2 क्या हो जाएगा, x के बदले आप क्या पुट करोगे, x² + 2 पुट करोगे। तो x² + 2 नीचे आपके पास हो जाएगा x² + 2 - 1। तो आपके पास क्या आएगा, x² + 2 / x² + 1। तो ये आपके पास आ गया गॉफ ऑफ x। तो फॉग ऑफ x या गॉफ ऑफ x निकालना आपके लिए इजी है। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछे कि फॉग ऑफ 2 निकालो तो कुछ नहीं, बस यहाँ पर x के बदले आपको 2 पुट करना है। कोई भी नंबर से आपको पूछे कि ये कितना वैल्यू निकालो तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें बस x की जगह 2 पुट कर देना, ठीक है, या फिर जो भी नंबर पूछा गया है वो नंबर पुट कर देना, तो वही हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखो गिवन कुछ इन्फॉर्मेशन है, f ऑफ 2 दिया गया है, g ऑफ 3 दिया गया है, f ऑफ 3 भी दिया गया है, g ऑफ 2 भी दिया गया है। आपको क्या निकालने के लिए बोला है, फॉग ऑफ 3 निकालने के लिए बोला है। तो फॉग ऑफ 3 क्या हो जाएगा आपके पास, फॉग ऑफ 3 आपके पास होगा f ऑफ g ऑफ 3। अभी g ऑफ 3 का वैल्यू आप देखो क्या गिवन है, क्वेश्चन में 2 गिवन है, तो आपके पास क्या हो जाएगा f ऑफ 2। अभी f ऑफ 2 का वैल्यू देखो क्या गिवन है, 3,
तो आपके पास आंसर क्या है 3 है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन था f(3) और g(2) का, जो कोई काम में नहीं आया। तो क्वेश्चन में कभी कभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आई होप कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन का। अभी इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? तो इन्वर्टिबल फंक्शन, आप अगर आपके पास एक फंक्शन है f जो x से y की तरफ जा रहा है, ठीक है, x से y की तरफ जा रहा है। आप अगर कोई एक फंक्शन निकाल लो जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसके उल्टा y से x की तरफ जा रहा हो, ठीक है, y से x की तरफ जा रहा हो, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो, मतलब gov इक्वल्स टू ix और fog इक्वल्स टू iy आ रहा हो, तो फिर वो फंक्शन को, वो g फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? f का इन्वर्स बोलेंगे। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? g फंक्शन को f ऑफ इन्वर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। इन्वर्स मतलब यहाँ पर क्यों है? क्योंकि f x टू y जा रहा था, यहाँ पर क्या आ गया? इन्वर्स जो है वो y टू x जा रहा है, और हमें ये दोनों फंक्शन चाहिए, ठीक है, ये दोनों जो है सेटिस्फाई होने चाहिए। अभी ये दोनों क्या है? स्टूडेंट को कभी कभी ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर प्रूफ करना होगा, यहाँ पर जो ix है, ठीक है, ix मतलब आपको प्रूफ करना है कि ix मतलब x है और iy मतलब y है। तो यहाँ पर इन्वर्स अगर आपको मिलेगा f ऑफ इन्वर्स, तो आपको क्या निकालना है कि f इन्वर्स ऑफ f इक्वल्स टू आपके पास x आएगा, और f ऑफ f इन्वर्स आपके पास क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। अगर ये दोनों आ गए तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है इसका इन्वर्स है, ये जो है इसका इन्वर्स है, ठीक है। इसको आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हम रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है, रेसिप्रोकल करते थे, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 क्या है? यहाँ पर जैसे I है आइडेंटिटी, या फिर 1 यहाँ पर क्या है? वही आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसका रेसिप्रोकल था हाफ, तो यहाँ पर 2 का इन्वर्स क्या है या फिर रेसिप्रोकल क्या है? हाफ है, तो फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है। सिमिलरली ऐसे ही फंक्शन में भी क्या होता है, आपको क्या करना पड़ता है? जब इन्वर्स, आप इन्वर्टिबल फंक्शन, जब इसका इन्वर्स फंक्शन निकाल रहे होते हो, आपको ये दिखाना पड़ता है, ठीक है, ये दिखाना पड़ता है। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर क्या बोलोगे कि ये g फंक्शन जो है वो f फंक्शन का इन्वर्स है, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? f इन्वर्स से डिनोट करते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको हम अप्लाई करेंगे या यूज़ करेंगे, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? जब फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। तो अभी आपके पास और भी इजी हो गया, आपको ये भी शो नहीं करना है, आपको बस, अगर आपको फंक्शन पता है तो आपको बस क्या शो करना है कि वो फंक्शन जो है वो 1 1 और ऑन 2 है। अगर 1 1 और ऑन 2 है तो आप क्या बोल सकते हो कि वो फंक्शन क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। आपको ये शो करने का ज़रूरत नहीं। अभी इसका प्रूफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें बस अभी इतना याद रहना चाहिए कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल है तो हमको क्या शो करना है कि 1 1 ऑन 2 है। अगर आपको बोला गया है कि इन्वर्टिबल है तो आप बोल सकते हो कि वो 1 1 ऑन 2 है, और अगर आपको दिखाना है कि इन्वर्टिबल है तो आपको प्रूफ करना होगा कि वो 1 1 और ऑन 2 होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए। तो आपको एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 7, ठीक है, 3x माइनस 7। तो यहाँ पर क्या है? ये फंक्शन क्या है? आप 1 1 प्रूफ करो पहले, वो फंक्शन को आपको चेक करना है कि इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो 1 1 चेक करो, तो आप 2 एलिमेंट लोगे, x1 और x2। कहाँ से लोगे? डोमेन से लोगे। और आप क्या लेट करते हो कि f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? f ऑफ x1 क्या है? 3x1 माइनस 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? 3x2 माइनस 7। दोनों तरफ से +7 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? -7 + 7 कट जाएगा, तो बचेगा 3x1 इक्वल्स टू 3x2। बोथ साइड 3 से डिवाइड करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? x1 इक्वल्स टू x2। तो ये फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? 1 1 है। अभी ऑन 2 है कि नहीं? तो ऑन 2 के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी आर्बिटरी y लेते हैं कोडोमेन से, कोई भी आर्बिटरी y लेते हैं कोडोमेन से।
उसका प्री इमेज है कि नहीं चेक करना है। तो प्री इमेज होगा तो क्या लिखते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x माइनस 7 इक्वल्स टू वाई। यहाँ पर x का वैल्यू निकालो, x कैसा दिखता है वो निकालना है, ठीक है। 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y प्लस 7, और x इक्वल्स टू हमारे प्लस क्या आ जाएगा, y प्लस 7/3। तो y का वैल्यू आप कोई भी ले लो रियल नंबर से, x का वैल्यू भी क्या आने वाला है, कोई रियल नंबर ही आने वाला है। तो कोई भी आप कोडोमेन से आर्बिटरी y लो, उसका आपको प्री इमेज डोमेन में मिल जाएगा, ठीक है, डोमेन में मिल जाएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो ये 1 फंक्शन भी हुआ, ऑन टू फंक्शन भी हुआ, तो ये क्या हो गया, एक बाइजेक्शन हो गया। बाइजेक्शन मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन, तो ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन भी हो गया है, ठीक है। ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन भी हो गया। अभी फर्दर आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि हेंस फाइंड इट्स इनवर्स, इसका जो है इन्वर्स फंक्शन निकालो, क्योंकि अभी ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसका कोई इन्वर्स फंक्शन भी मिलेगा, ठीक है। अभी इन्वर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। इसका एल्गोरिदम ये है कि आप जो है पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये लिखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 7 ये लिखो। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, y है, 3x माइनस 7। यहाँ से जो है आप x के लिए सॉल्व करोगे, ठीक है, हमेशा क्या करोगे, x का वैल्यू निकालोगे। तो x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा y प्लस 7/3, ठीक है। और इन्वर्स फंक्शन में आप क्या करोगे, x के जगह y पुट करोगे, y के जगह x पुट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सपोज हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है f इन्वर्स, हमारे पास इन्वर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, y के जगह x पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 7/3। तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन क्या आ गया, x प्लस 7/3 आ गया। अभी जो है आप करके देखो, यहाँ पर f ऑफ f इन्वर्स निकालो, क्या आ रहा है देखो, f ऑफ f इन्वर्स में f ऑफ f इन्वर्स x, f इन्वर्स x आपके पास क्या है, f इन्वर्स x आपके पास है x प्लस 7/3। एफ फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन क्या था, 3x माइनस 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स प्लस 7/3। यहाँ पर x के बदले x प्लस 7/3 होगा माइनस 7। यहाँ पर 3 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 7 माइनस 7। तो हमारे पास क्या आ गया, x। तो आया कि नहीं, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल्स टू x। तो यही तो हमारे यहाँ पर था, यहाँ पर तो हमको यही लेट करना है, ठीक है। यहाँ पर y क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर f ऑफ f इनवर्स हम y लेते हैं तो यहाँ पर y आता है, f ऑफ f इनवर्स f x लेते हैं तो यहाँ पर x आता है। लेकिन क्योंकि बोथ हमने फंक्शन यहाँ पर फंक्शन ऑफ x भी x के रिस्पेक्ट में लिखा है, f ऑफ इनवर्स x भी x के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो आप f ऑफ f इनवर्स करो या फिर f इनवर्स f करो, आपके पास हमेशा क्या आने वाला है, x ही आने वाला है, क्योंकि बोथ साइड में हम क्या ले रहे हैं, x ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू इसको y लिखते तो यहाँ पर y आता, मतलब अल्टीमेटली हमारे पास ये आने वाला है ix या iy, आपके मुताबिक आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, ठीक है। तो हमें जब इन्वर्स फंक्शन निकालना होगा तब हम क्या करेंगे, उसका एल्गोरिदम क्या है, जो फंक्शन है वो लिखेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, y के लिए सॉल्व क्या हो, मतलब ऑलरेडी रिटर्न होगा, वहाँ से आप x के लिए सॉल्व करोगे, और इन्वर्स फंक्शन में फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर y के बदले आप x सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन जो है वो था f ऑफ x इक्वल्स टू 3x माइनस 7, और f कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, r से r तक जा रहा था। अभी हमारे पास f इन्वर्स मिल गया है, f इन्वर्स हमारे पास क्या मिला है, x प्लस 7/3। f इन्वर्स भी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बस पलट जाएगा तो सेम ही होगा यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन, और यहाँ पर f इन्वर्स x क्या हो जाएगा, x प्लस 7/3, x प्लस 7/3। तो ये हमारे पास आ गया इन्वर्स फंक्शन। तो हमारा जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस का यहाँ तक ही है थ्योरी पार्ट। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।